पाकिस्तानी तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के हक में वोट दे रहे हैं और आई वुड मेंटेन पीस इन द मिडिल, और वो कहते हैं लेबनान के लोगों को जिंदा रहने का हक है। और आपको लगता है इजराइल जरा फ्रस्ट्रेट हो गया है, मैं हमास को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा? हमास अब तक मौजूद है और अटैक्स जारी हैं। अब वहां से वो रिट्रीट कर गया है हैवी कैजुअलिटीज के बायस। कहा यह जा रहा है कि कोई 400 मरकाबा टैंक्स में से 40-45 तो हिजबुल्लाह ने पहले ही हफ्ते उड़ा दिए थे। ईरान का दोबारा हमला हो जाता है इजराइल पे, तो आप क्या देखते हैं, इजराइल कहाँ खड़ा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेशे खिदमत है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें रूनुमा हो रही हैं। एक तरफ अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं और अमेरिका एक बाअसर रियासत है इंटरनेशनल सिस्टम में, गो के अकेली अब रियासत नहीं है, बहुत सारे सेंटर्स ऑफ पावर्स एमर्ज कर गए हैं। लेकिन फिर भी जो अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके नतीजे में आने वाली नई एडमिनिस्ट्रेशन जो आएगी, दुनिया की नज़रें उनके ऊपर हैं और वो क्या पॉलिसी अख्तियार करेंगी, बिलखुसूस यूक्रेन के हवाले से, गजा इसराइल वॉर के हवाले से, और साउथ एशिया के हवाले से, और चाइना के हवाले से, इवन यूरोप और यूनाइटेड नेशंस के हवाले से। ये वो सारी बातें हैं जो दुनिया इसलिए मुतवज्जे है अमेरिका के इलेक्शंस की तरफ। वो उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं जो बहुत ही एक सीरियस डेवलपमेंट हमें नज़र आ रही है। जो गजा इसराइल जंग थी, अब वो चली गई है लबनान इसराइल जंग में, और वहां पे इसराइल रिट्रीट करते हुए नजर आ रहा है। उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस ये करेंगे कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का दौरा रहा 2 दिन का सऊदी अरब का, और फिर उनका दौरा रहा कतर का। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर आपने देखा मलाइशियन प्राइम मिनिस्टर इब्राहिम साहब तशरीफ लाए, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रशिया के तशरीफ लाए, फिर रशिया के प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लाए एससीओ के अंदर, और एससीओ के बाद फिर हमने दोबारा देखा कि रशियन डेलीगेशन, उनकी जो स्पीकर थी रशियन फेडरेशन काउंसिल की, जो उनकी पार्लियामेंट है, और फिर हमने सऊदी डेलीगेशन देखा। पहले ट्रिप के अंदर उनके तकरीबन कोई 27 एग्रीमेंट उन्होंने साइन किए $2.2 बिलियन के। फिर वो 34 पे उसकी तादाद चली गई और $2.8 बिलियन बताए जा रहे हैं, जिसमें से कहा यह जा रहा है कि 5 पे काम शुरू हो गया है। तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है जियो पॉलिटिक्स है, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान की जियो पॉलिटिक्स को सपोर्ट करता है या नहीं करता। ये वो सारे मौजूआत हैं जिसके हवाले से आज मैंने बातचीत करने के लिए सईदुज्जमान को दावत दी है अपने शो में। पहले तो सईदुज्जमान बहुत शुक्रिया। सईदुज्जमान एक यंग स्कॉलर हैं, पाकिस्तान में नमल यूनिवर्सिटी पिंडी में अपनी सर्विसेज को रेंडर कर रहे हैं, और यंगस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं, तो लिहाजा सईद जो हैं वो काफ़ी आर्टिकुलेटेड भी हैं, और उनकी क्रिएटिविटी का मैं मुशाहिदा अक्सर करता रहता हूँ जब वो मुख्तलिफ मीडिया फोरम्स पे आते हैं। सईद, पहले तो ये बताइएगा कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजिट है सऊदी अरब का, और फिर उसके बाद 2 दिन कतर का, आज वो वापस तशरीफ ले आए हैं, यानी जब हमारी वीडियो पब्लिश होगी तो एक दिन गुजर चुका होगा। तो आप इस दौरे को कैसे देखते हैं, और होने वाले वहां पे जो मुआहदे हैं और जो बातचीत है उसे आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मधु करने के लिए, और फिर मेरी समात ने इतने अच्छे अल्फाज सुने। आप हमेशा ही इंसानों को बहुत ही अच्छा तरीका से आपका बर्ताव होता है। यकीनन दैट इज इंस्पिरेशन फॉर मैनी मैनी लाइक मी। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये आप डिजर्व करते अच्छा, हैं सईद, आप डिजर्व करते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा, जहां तक ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब के विजिट की बात है, सऊदी अरेबिया एंड देन कतर, तो मुझे कहने दीजिए शुरुआत में ही, इब्तिदाइया में ही, कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को अगर उसका हम मुशाहिदा करें, तो पिछले 4-5 बरस में हमारा फोकस, जैसे आपने फरमाया, जियो इकोनॉमिक्स रहा, और बदतरीज इसमें इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो यकीनन पाकिस्तान सिंस 1947 अप टिल नाउ
یا 4-5 साल पहले तक हम जियो पॉलिटिक्स पे ही फोकस करते रहे, चाहे हमारे बायलैटरल रिलेशंस हमारे नेबर्स के साथ थे या इंटरनेशनल फोरम्स पे हम देखें तो मेजरली हमारा फोकस जियो पॉलिटिक्स था। पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी को अगर हम देखें तो पहली मर्तबा पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई। अब वहां पे क्लियर कट एविडेंटली मैनिफेस्टली ये मेंशन किया गया कि पाकिस्तान का फोकस अब जियो इकोनॉमिक्स होगा। इट डजंट मीन कि जियो पॉलिटिक्स की अफादियत खत्म हो गई। यकीनन हम एक इनार्किक स्ट्रक्चर में हैं और कीपिंग इन व्यू दी जो भी वाइब्रेंस है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, हम ये नहीं कह सकते कि जियो पॉलिटिक्स को हम बिल्कुल नजरअंदाज करेंगे। नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं है। जियो पॉलिटिक्स के साथ साथ फोकस अब जियो इकोनॉमिक्स की तरफ होगा। अब आप देखिए, जैसे आपने अपने इब्तिदाइया में फरमाया, पाकिस्तान में लीडर्स का आना जाना शुरू हो गया। पाकिस्तानी लीडर्स, पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स, पाकिस्तानी टॉप लीडरशिप विजिट्स कर रही है मुख्तलिफ ममालिक का। और सबसे बड़ी एक्टिविटी जो पिछले दिनों में हमें नजर आई वो यकीनन एससीओ की कामयाब समिट थी जो इस्लामाबाद में हुई। और चाइना, रशिया, इंडिया की टॉप लीडरशिप पाकिस्तान में मौजूद थी। चाइना के प्राइम मिनिस्टर 4 दिन के लिए पाकिस्तान आए और बड़े डिस्कशंस हुई, मुआहदों पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए। अब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इस कामयाबी के बाद जनाब गए हैं किस तरफ? सऊदी अरेबिया की तरफ और वहां से फिर कतर की तरफ। अगर मैं इस विजिट की बात करूं तो मुझे लगता है कि मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि यकीनन ये एक कामयाब विजिट है। कैसे? कुछ अर्सा पहले सऊदी गवर्नमेंट ने 2.2 बिलियन यूएस बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अश्योरेंस करवाई थी और जिसके लिए काविशें की गई और जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसी कीमत में एडिशनली 600 यूएस मिलियन डॉलर्स को ऐड किया गया है उसी अमाउंट में। अब आप देखिए कि ये कितने वाइटल हैं पाकिस्तान के लिए। यकीनन पाकिस्तान को $7 बिलियन का एक आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मिला और जिसकी वजह से पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हम देख सकते हैं। हैविंग सेड दिस, along with दिस आईएमएफ की तरफ से जो हमें प्रोग्राम मिला, हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमें मुख्तलिफ सेक्टर्स में चाहिए। तो जो सऊदी विजिट किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, उसमें यकीनन ये एक बड़ी कामयाबी है। और इस कामयाबी को बटोरने के बाद जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कतर में गए तो वहां पे बिजनेसमैन के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेलिब्रेशंस हुई और कतरी बिजनेसमैन ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को अश्योर कराया कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। यहाँ पे मुझे कहने दीजिए कि आप शोबा देखिए कि वो किन शोबाजात की उन्होंने बात की। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, उन्होंने रोबोटिक्स की बात की, उन्होंने एजुकेशन की बात की, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, उन्होंने एनर्जी की बात की। अब आप देखिए ये वो शोबाजात हैं जिसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जनरेट होती हैं, जिसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं। यकीनन सऊदी पाकिस्तान ट्रेड को अगर आप देखें तो उसमें जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की सऊदीया की तरफ, उसमें क्या है? उसमें राइस है, चावल, वेजिटेबल्स, नेटवियर्स, फार्मास्यूटिकल की भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं। 9.7% गालिबन तकरीबन पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स में उसका शेयर है। सो मैं क्या एम्फेसाइज करना चाह रहा हूं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का विजिट है, बी दैट टू सऊदी अरेबिया, बी दैट टू कतर, इसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात की गई है, इसमें वैल्यूएबल सेक्टर्स की बात की गई है। और डॉक्टर साहब ये वो चीज है मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यकीनन ये इन लाइन है विद पाकिस्तान पॉलिसी जिसका मैंने जिक्र किया कि चाहे पिछली गवर्नमेंट है चाहे ये गवर्नमेंट हो, तो एक तसलसल पाकिस्तानी रियासत का आप देख सकते हैं जिसमें फोकस जियो इकोनॉमिक्स पे है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी फाइनली
शायद एक सही डगर पे चल पड़ी है। जी जी सईद, आपने बड़ी वजाहत के साथ पाकिस्तान का जो पॉलिसी की जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसके ऊपर आपने नज़र डाली, लेकिन जो हमें क्रिटिक नज़र आती है वो ये कि पाकिस्तान का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है वो जियो पॉलिटिक्स को सपोर्ट करता है, जियो इकोनॉमिक्स को सपोर्ट नहीं करता। हालांकि जो चीन है, जो कि हमारी ताल्लुकात में फॉरेन पॉलिसी पे बड़ी तरजीह बुनियादों पर हम चीन के साथ अपनी दोस्ती को लेते हैं, 25 से 28 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और ये 62 बिलियन डॉलर्स तक जानी है। लेकिन चीन अपने कंसर्न्स को शो कर रहा है, जिस तरह से उनके शहरियों को टारगेट किया जाता है। रिसेंटली उनके सफीर ने एक पाकिस्तान के थिंक टैंक में इसका इजहार भी किया, जिसपे फॉरेन ऑफिस ने हमारी रिएक्शन भी दिया। बहरहाल सऊदी अरब भी चाहता था कि यहाँ पे मल्टी बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करे, और अभी तो सिर्फ हमारी बात 2.8 बिलियन डॉलर्स तक पहुंची है। यानी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो गालिबन उस तरह के जिसे आप कहते हैं प्लानिंग बनाकर या प्रपोजल्स बनाने में भी उस अंदाज से एक्टिव नजर नहीं आ रही, या उस हद तक कामयाब नहीं हुई है कि जहां पर हम पहले बात करते थे कि सऊदी अरब तैयार है 25 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से। तो पाकिस्तान का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें आप तब्दीली देखते हैं क्या? उसमें भी शिफ्ट आ रहा है या वो अभी स्टिल एलीट कैप्चरिंग की जद में ही है? बहुत इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव और बहुत ही खूबसूरत सवाल। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो अल्टरनेटिव्स नहीं आएंगे। जब अल्टरनेटिव्स नहीं आएंगे तो आपको नई राहों का पता नहीं चलेगा, आपको अपनी पॉलिसी में सुतम का नहीं पता चलेगा। तो क्रिटिसिज्म इज मैंडेटरी इन एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी। हैविंग सेड दिस, आपने जिस तरफ इशारा किया, यकीनन पाकिस्तान का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कंपेटेबल नहीं है जियो इकोनॉमिक्स के साथ। लेकिन डॉक्टर साहब, हमें समझने की जरूरत है कि अभी जियो इकोनॉमिक्स की तरफ पाकिस्तानी रियासत की जो तवज्जो है पिछले 4-5 बरसों से इस तरफ आई है। अब इनको टाइम लगेगा कंपेटिबिलिटी बनाने में, क्योंकि जो रियासती अपरेटस है, जो जो स्टेट का अपरेटस है, जो स्टेट का फैब्रिक है, उसको मोल्ड करने में टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि शायद 10 से 15 साल। लेकिन इसकी एक वजह है। अगर अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस करें तो हमें मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान के जो इंटरनल जो सिचुएशन है, सिक्योरिटी सिचुएशन की आप एग्जांपल ले लें। आपने चाइना की सफीर की बात की, आपने चाइनीज जो 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 शहरी हैं उनकी हलाकतों का आपने जिक्र किया। यकीनन ये पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उस तरफ इशारा होता है कि वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। अब जब ये सूरत हाल होगी तो यकीनन फोकस तो अभी हमारा जियो इकोनॉमिक्स है एज पर पॉलिसी, बट ना चाहते हुए भी आपका फोकस या ना चाहते हुए भी आपकी जो तरजीहात हैं इन वन वे और अदर शायद जियो पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा हो जाएं। सो पाकिस्तानी रियासत को यकीनन सबसे पहले ये जो आपने जिस स्ट्रक्चर की बात की है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की है, इस पे फोकस करने की जरूरत है। बी दैट रिलेटेड टू ट्रेडिशनल थ्रेट्स, बी दैट रिलेटेड टू नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। और उसके साथ आपने बहुत खूबसूरती के साथ आपने अपना मुद्दा रखा, इलीट कैप्चा। हमें समझने की जरूरत है कि दिस इज नाउ और नेवर फॉर पाकिस्तान। यकीनन पाकिस्तान में जो ह्यूमन रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, इसका कोई कोई सानी नहीं है, वो अमेजिंग है। द थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज पॉलिटिकल विल, द थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, द थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज कोऑर्डिनेशन अमंग द इंस्टीट्यूशन। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होंगे तो रियासत अच्छे तरीके से फंक्शन करेगी। तो मुझे लगता है कि जो आपने बात की यकीनन उसमें वजन है। हैविंग सेड दिस, अभी शुरुआत है। हमें कुछ बरस इंतहाई तनदही के साथ, फोकस के साथ अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी सिचुएशन है, और उसके अलावा जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, हमें बहुत सीरियसली इनको टैकल करना पड़ेगा। और टैकल इसके करना लिए पड़ेगा, बड़ा डिबेट्स बड़ा ठीक आपने फरमाया। आ जाते हैं सईद यूएस पॉलिटिक्स की तरफ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि क्या यूएस की जो इस वक्त इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है
وہ ماضی کے ٹرینڈ سے ذرا ہٹ کر ہے، چونکہ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو گاؤں ہیں امریکہ میں وہ ہمیشہ ریپبلکنز کے سپورٹر رہے، میٹروپولیٹن سٹیز جو ہیں ہمیشہ وہ ڈیموکریٹس کو سپورٹ کرتے رہے۔ لیکن اس دفعہ چونکہ بہت سارے بلکہ ملینز میں بتائے جا رہے ہیں امیگرنٹس جو کہ اللیگل امیگرنٹس جس کا ذکر ریپبلکنز کر رہے ہیں کہ ڈیموکریٹس لے کر آئیں تاکہ ان کو ووٹ پڑیں، اسپیشلی ان کو آباد کیا ہے 7 سوئنگ اسٹیٹس میں، جس میں نارتھ کیرولینا ہے، جس میں ایروزینا ہے، جارجیا ہے۔ یہ وہ ممالک ریاستیں ہیں جہاں پہ سوئنگ ووٹس پڑ سکتے ہیں کسی بھی فیور میں۔ لاسٹ ٹائم وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حق میں تھے، تو وہاں پہ لا کے انہوں نے ان کو بسایا ہے، اور پھر نوجوان طبقہ جو ہے بہت سارا وہ اس دفعہ ووٹ ڈالے گا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ماضی کے ٹرینڈ کو کنٹینیو کر رہا ہے یو ایس الیکٹورل پالیٹکس، یا ذرا ہٹ کے ہے اس دفعہ؟ بہت انٹرسٹنگ کویسچن۔ یہاں پہ میں اس کو دو طریقے سے رسپونڈ کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اگر یو ایس فورن پالیسی کو اگر ایز اے اسٹوڈنٹ میں اس کو اگر اسٹڈی کروں اور اس کو میں آبزرو کروں تو مجھے پیٹرنس چاہے ریپبلکن گورنمنٹ کے ہوں یا ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ہوں مجھے فرق نظر نہیں آتا۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز نے اپنی پالیسیز کو انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی کم و بیش ایک ہی طریقے سے چلایا۔ اینڈ the case in point is Middle East, Israel Palestine conflict کو لے سکتے ہیں، اسی طرح دنیا کے جو یہ باقی آپ ایشوز۔ صحیح بات کر رہے ہیں یو ایس کے ایکسٹرنل بیہیویئر کی، میں بات کر رہا ہوں انٹرنل جو اس وقت الیکشنز کے ٹرینڈ ہیں، کون جیتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوگا یا جو بائیڈن ہوگا، کاملا ہارس ہوں گی؟ یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو اس میں جو طریقہ واردات ہوتا ہے الیکشنز میں وہ ذرا اس دفعہ ہٹ کے ہے، یا پرانی ہی طرح الیکشنز ہوں گے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹھیک فرمایا کہ میں نے ایکسٹرنل ڈائمنشن کو پہلے لیا، اور وہ میں صرف اس لیے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ دونوں کی پالیسیز میں نہ ایکسٹرنلی نہ انٹرنلی کچھ خاص فرق نہیں ہے۔ تو وہ جو ووٹرز ہیں، میں پرسنلی محسوس کرتا ہوں کہ وہ کنفیوز ہیں، اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ یو ایس میں لیڈرشپ کا ایک فقدان ہے جو کہ ہم پچھلے کچھ برسوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ناؤ کمنگ ٹو یور پوائنٹ، مجھے لگتا ہے کہ جو سوئنگ سٹیٹس ہیں، جیسے 3 ریاستوں کا آپ نے ذکر کیا، اس میں پینسلوینیا یا کچھ اور ریاستیں بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یو آر ویری مچ رائٹ۔ مجھے لگتا ہے کہ ڈیموکریٹس نے اپنے پتے بہت اچھے کھیلے ہیں، کیونکہ ٹرمپ کی پاپولیرٹی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے فالوورز کو دیکھیں، ریپبلکن پارٹی کے سپورٹرز کو دیکھیں، تو وی کم ٹو انڈرسٹینڈنگ لگ ایسے رہا تھا، آج سے کچھ ہفتے پہلے تک یہ لگ رہا تھا کہ شاید ٹرمپ ہی دوبارہ سے پریزیڈنسی حاصل کر پائیں گے۔ لیکن بائیڈن کے بعد جب سے کمالا ہیرس آئی ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے ہیومن رائٹس کو، امیگریشن پالیسیز کو، اور اسی طرح لوکل جو ان کی پالیٹکس ہے، نیشنل پالیٹکس ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑے مدلل طریقے سے کمالا ہیرس نے اپنی کمپین کو چلایا، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید پہلے تو ٹرمپ نے آسانی سے جیت جانا تھا، keeping in view the internal and external dynamics, but now ڈیموکریٹس نے اپنے کارڈز بہت اچھے طریقہ سے کھیلے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت ٹف کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے۔ یقیناً سوئنگ سٹیٹس کا جو آسپیکٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ ڈاکٹر سعید، میں ذرا سا آپ سے اختلاف کروں گا یہاں پہ، چونکہ امریکہ کی پالیٹکس میں جو ماضی میں ٹرینڈز رہے ہیں اس میں انہوں نے کبھی خاتون کو ووٹ نہیں دیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خاتون کو چاہے جتنی ہی پاپولر ہو، یعنی ہیلری کلنٹن بہت پاپولر لیڈر تھیں، وہ چاہتے ہیں کہ مرد ہی پریزیڈنٹ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو الیکٹورل کالجز میں فتح دلوائی گئی تھی، اور اب بھی کہا جا رہا ہے کہ 330 سے زائد غالباً الیکٹورل کالجز کے ممبرز پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ووٹ دیں گے۔ دوسرا مجھے لگتا ہے کہ چونکہ امریکن اس وقت اکانومی کوئی بیڈ شیپ کے اندر ہے، اور لوگوں کے گریونسز بہت زیادہ ہیں، نارتھ کیرولینا، فلوریڈا میں جو فلڈز آئے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو امیگرنٹس کا جو معاملہ ہے، پھر یوکرین اور غزہ کی جنگ کا جو معاملہ ہے، اس ساری چیزوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو فائدہ دیا ہے۔ اور پھر امریکن پالیٹکس میں ایک نیا ٹرینڈ نظر آیا جو ماضی میں نہیں تھا، وہ ہے پاپولر پالیٹکس۔ اور وہ جو پاپولر پالیٹکس کا ٹرینڈ، جس طرح مودی انڈیا کے اندر نظر آئے، نیتن یاہو اسرائیل میں نظر آئے، عمران خان صاحب پاکستان میں نظر آئے، تو وہ جو پاپولر پالیٹکس ہے وہ یو ایس کی جو اندر لوگوں میں گریونسز ہیں، محرومیاں ہیں،
उन्हीं पे खेली जाती है, उसी को उजागर किया जाता है और प्रेसिडेंट ट्रम्प उसको उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर पाकिस्तानी तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के हक में वोट दे रहे हैं, और फिर मुसलमान जो है कई रियासतों में, वो चूंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ट्वीट भी कर दिए कि वंस आई विल कम इनटू पावर तो आई वुड मेंटेन पीस इन द मिडिल ईस्ट, और वो कहते हैं कि लेबनान जो है जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, और वो कहते हैं लेबनान के लोगों को जिंदा रहने का हक है और मैं पीस डील करवाऊंगा। तो मेरा ख्याल है कि ये सपोर्ट करते हुए चीजें सारी नजर आ रही हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को। सही साहब, आ जाते हैं अब तीसरे उसके ऊपर, और वो है गजा इजराइल वॉर, मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है। आपको लगता है इजराइल जरा फ्रस्ट्रेट हो गया है, जो उसने कहा कि मैं बाय फोर्स अपने हॉस्टेजेस वापस लाऊंगा, नहीं ला सका, मैं हमास को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। हमास अब तक मौजूद है और अटैक्स जारी हैं, और लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन, एयर अटैक के बाद ग्राउंड ऑपरेशन करके बफर जोन बनाऊंगा। अब वहां से वो रिट्रीट कर गया है हैवी कैजुअलिटीज के बायस। कहा यह जा रहा है कि कोई 400 मरकावा टैंक्स में से 40-45 तो हिजबुल्लाह ने पहले ही हफ्ते उड़ा दिए थे। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसराइल बैकफुटिंग पे है, फ्रस्ट्रेटेड है, और अगर इस दौरानिए में ईरान का दोबारा हमला हो जाता है इसराइल पे, तो आप क्या देखते हैं, इसराइल कहाँ खड़ा होगा? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे वो मासूम फलस्तीनी भूलते नहीं हैं, चाहे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, या मैं कहीं स्टडी कर रहा हूँ, या मैं कहीं भी। मुझे मासूम फलस्तीनी, 42,000 मासूम फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। ये जो ऑफेंसिव इजराइल ने लॉन्च किया, अगर हम देखें कि उसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या था, यकीनन जैसे आपने फरमाया कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि हमास को जड़ से उखाड़ दें, लेकिन नहीं हो सका। और वो जो इतनी कुर्बानियां दी गई, 42,000 मासूम लोगों को शहीद कर दिया गया, 50% से उसमें ज्यादा खवातीन हैं, बच्चे हैं, वो तो हमास के एक्टर्स नहीं थे। तो जो कत्लो गरद गिरी इजराइल ने की, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, यकीनन ये एक मॉडर्न हिस्ट्री में एक एम्बेरसमेंट है ह्यूमैनिटी के लिए। हैविंग सेड दिस, वो हमास को खत्म करना चाहते थे, नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमास की मैन पावर तो चले आप 70% 80% आपने खत्म कर दी हो, मे बी, जो हमने अब तक डाटा इकट्ठा किया, लेकिन आप सोच को कैसे शिकस्त देंगे? मुझे तो लगता है कि हमास के सपोर्टर्स और हमास की सोच को मजीद इजराइल खत्म करना चाहता था हमास को। अब उन्होंने उनके फिजिकल रिसोर्सेस को तो यकीनन बड़ी जर पहुंचाई। कहा जाता है कि 70-80% के करीब जो पावर थी हमास की, वो उन्होंने खत्म कर दी। लेकिन जो मैं एम्फिसाइज करना चाह रहा हूं, सोच को कैसे खत्म करेंगे आप, सोच को कैसे शिकस्त देंगे? देखिए, हमास के सपोर्टर्स की तादाद बड़ी है, वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस, मजीद शिद्दत पसंदी बड़ी है। इजराइल मेरे ख्याल से तमाम तरह अपनी कोशिशों के बावजूद, चाहे वो लेबनान की साइड पे हो, सीरिया की साइड पे हो, हमास की तरफ हो, हिजबुल्लाह की तरफ हो, और अब ईरान की तरफ, मुझे लगता है कि उनकी स्ट्रेटजी में एक बहुत सुकम है। वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को नैरो डाउन नहीं कर पाए। देखिए, जब आप जंग लड़ते हैं डॉक्टर साहब, तो आप अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को साइंटिफिकली लेकर चलते हैं, आप नैरो डाउन करते हैं। लेकिन आप देखिए कि अक्टूबर 7 के बाद जिस तरह का ऑफेंसिव इजराइल ने लॉन्च किया, और जिस एम्बिशियस अप्रोच में उनकी मिलिट्री, उनकी आर्मेड फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को लेकर चला, इतने मासूम इंसान शहीद हो गए, और वो जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स था जड़ से उखाड़ देने का, चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, या ईरान को वीक करने का, मेरे ख्याल से शायद वो इसमें कामयाब नहीं हुए। बहुत शुक्रिया सईदुज्जमान आपका। इनफैक्ट बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इसराइल पहली मर्तबा सीरियस ट्रबल में है। हेनरी किसिंजर हो या उससे पहले 2 दहाइयों में सीआईए की रिपोर्ट हो कि इसराइल की पॉलिसीज इसराइल को खात्मे की तरफ ले जा रहे हैं, खतरनाक एक नहज पर लेके जा रहे हैं, जो इनफैक्ट नेतन्याहू ने उस प्रोसेस को बहुत तेज कर दिया है। और मुझे लगता है कि पहली मर्तबा इसराइल के अंदर इसराइलियों का कॉन्फिडेंस इरोड हो गया है कि क्या ये रियासत उन्हें प्रोटेक्ट कर सकती है। और फिर माशी तौर पे कमजोर, अस्करी तौर पे एग्जास्ट हो चुका है,
اور سیاسی طور پہ پولرائزیشن ہے، سول وار ٹائپ سچویشن ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. کیا امریکہ میں آنے والے نئے صدر مڈل ایسٹ کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر امن قائم کرنے کو ترجیح دیں گے، یا پھر چین کی مخالفت میں چین کو انسرکل کرنے کی کوشش کریں گے؟ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. سعید الزمان کو اور ڈاکٹر منور حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.